पावन पवित्र वेदी पर उपस्थित आर्य जगत के मूर्धन्य सन्यासी विद्वान, सरल व्यवहार के धनी श्रद्धे स्वामी जी महाराज श्री सच्चिदानंद जी, बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ में अभी जिनके प्रवचनों को आपने पूर्व में सुना है, श्रद्धे मुनि जी महाराज श्री आनंद मुनि जी। इसी सभा की शोभा को बढ़ाते हुए श्रद्धे श्री प्रसन्न मुनि जी, बहुत सुंदर भजन आपने सुना। हमारी बहन प्रतिभा जी ढोलक पर साथ दे रहे हैं, कुशल वादक सुरेंद्र जी, और आर्य समाज के जो सूत्राधार है प्रधान श्रद्धे मास्टर शिव कुमार जी, मंत्री श्रद्धे मास्टर ईश्वर पाल जी, और कोषाध्यक्ष श्रद्धे श्री अश्वनी आर्य जी, उप प्रधान श्रद्धे श्री नरेश आर्य जी, उपमंत्री भाई संदीप आर्य जी, और श्रद्धे मास्टर श्री सुखपाल सिंह जी, मास्टर श्री श्याम सिंह जी, श्री रविंद्र आर्य जी, और अन्यस्त जो हैं सभी का मैं हृदय की गहराइयों से सम्मान करती हूँ। ये जितने नाम यहाँ पर लिए गए हैं संभवतः सभी जन यहाँ पर उपस्थित होंगे, क्योंकि नाम मुझे अब पता चले हैं, चेहरों से मैं इन नाम के व्यक्तियों को अभी तक नहीं जानती, और देखा भी होगा तो मुझे भली प्रकार से पता नहीं कि ये वही व्यक्ति है। आदर व सम्मान के योग्य वंदनीय मातृशक्ति, राष्ट्र का भावी भविष्य नौजवान मेरे भाई, दूर दराज अन्य स्थानों से उपस्थित समस्त अतिथिगण। भाई अश्वनी बंद करवा दूं क्या माइक? पीछे से कह रहे कम कर। भाई थोड़े डिब्बे शाम को घुमा देना, मंच पर कर देना। बोलने में भी मेहनत लगती है, ताकत लगती है, और मैं और धीरे से बोल लूँगी, तुम माइक मत छिड़वाओ, ठीक है? और तुम तो जवान हो, कोई बूढ़ा व्यक्ति कहे तो समझ में भी आती है बात, चलो कोई बात नहीं, उनको जोर पड़ता है। आजकल तो 24 घंटे कान में पता नहीं क्या क्या आइटम लगे हुए होते हैं लोगों के, उनको भी तो सुनते रहते हैं। हाँ ठीक है ना आवाज़? हाँ, जगरातों में देखो पूरी रात, खैर अब नहीं कर सकते, पहले कर सकते थे। आइए, उपस्थित हुए समस्त भद्र पुरुषों, नौजवान मेरे भाई, राष्ट्र की मुस्कान, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, आइए थोड़ी सी चर्चाएं, चिंतन मनन भजन के माध्यम से मैं करूं। उसके बाद में बहुत सुंदर प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी के माध्यम से आपको सुनने को मिलेगा। महर्षि स्वामी दयानंद जी को जब पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जो ना उठाया हो। जैसी जिसकी बुद्धि है उसने उस प्रकरण को उसी के अनुसार बोलो धारण किया है। जो पॉजिटिव थिंकिंग के लोग थे उन्होंने उसे सकारात्मक रूप में धारण किया, और जो नेगेटिव लोग थे उन्होंने उसे नकारात्मक रूप में धारण किया है। पर आइए अन्यत्र चर्चाओं को न करते हुए देश की चर्चा, सबसे पहले ईश्वर की चर्चा, संतान कैसी हो, गृहस्थ कैसा हो, सन्यासी कैसे हो, फिर राजा कैसा हो, जनता कैसी हो, इन समस्त तथ्यों का बहुत सुंदर वर्णन किया है महर्षि स्वामी दयानंद जी ने। आज वर्तमान में शिथिलता आ गई है, किस लिए? आर्य समाज का ही मंच एक ऐसा वैदिक मंच रहा है। ये बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने वो समय देखा होगा कि जब इस मंच पर बैठ करके कुरीतियों पर प्रहार किया जाता था, जिसे आज की भाषा में कह दे तो बोले पाखंड का खंडन किया जाता था। वर्तमान में अब ऐसा प्रचार प्रसार बोलो दिखाई व सुनाई नहीं देता। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। मंच वालों की भी कुछ अपनी व्यक्तिगत समस्याएं, और बोलो जो नीचे बैठे हैं उनकी भी अपनी कुछ समस्याएं हैं। पर मैं निवेदन करना चाहूंगी, सभी विषयों को छोड़ करके जब देश की, राष्ट्र की बात, समाज की बात ऋषि ने कही तो दुनिया के लोगों
आज आर्य समाज के मंच पर भी कह दिया जाता है ये चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। कौन सी चर्चाएं? जिसका सबसे पहला नारा दिया था ऋषि दयानंद ने, जिसको पढ़ करके, जिस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके एक नहीं अनेक क्रांतिकारी तैयार हुए थे। आजादी की पहली नींव यदि देखी जाए तो आपको ऋषि दयानंद और बोलो सत्यार्थ प्रकाश विद्यमान दिखाई देगा। आज जब भारत के अंदर राष्ट्र धर्म, राजनीति, राजधर्म की चर्चा हो तो बोले लोग कहते हैं आप धर्म की बात करो, राजनीति की बात मत करो। पर ऋषि से पूछो, परिवर्तित करना करो। ओम। चलिए, मैं निवेदन आपके समक्ष करते हुए चलूं, इधर वहीं से अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। जिस भारत देश की प्रशंसा करते हुए ऋषि ने इसे पारसमणि पत्थर कहा है। पारसमणि पत्थर की विशेषता सुनने में मिलती है, कहते हैं बहनों कि अगर किसी लोहे से उसे टच करा दिया जाए तो बोले लोहा भी क्या बन जाता है? सोना। आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसा पत्थर। ओम ओम। निवेदन कर दो, जब हमने चिंतन किया, ऋषि के मंतव्यों को समझने का प्रयास किया तो पता चला कि पारसमणि नाम का कोई धातु तो नहीं, बल्कि इस भारत देश को ही ऋषि ने पारसमणि कहा। क्यों? क्योंकि यहाँ विदेशी कुंदन के लोहे के समान आते थे और भारत देश की संस्कृति के संपर्क में आने के बाद बोलो कुंदन की तरह दमक जाते थे। ऐसा अतीत, ऐसा गौरव मेरे राष्ट्र का रहा। और निवेदन करते हुए चल दूं, केवल आर्य समाज के मंच से जब वैदिक प्रचार प्रसार होता है तो केवल गीत गाने या सुनाने के लिए नहीं होता। पंडित शोभाराम प्रेमी जी ने बड़े सुंदर अंदाज में कभी एक बात लिखी थी। बहुत समय से होता आ रहा है प्रचार और प्रसार, परिवर्तन दिखाई नहीं देता, तो उन्होंने लिख दिया, बोले लगा एक रोग जाति को बचाना किसके बस का है, और हमें कहने की आदत है, बोलो आपको सुनने का चस्का है। बस यहीं पर बात समाप्त होकर के चली जाती है। आइए, हम सुधारना तो चाहते हैं पर सामने वाले को सुधारना चाहते हैं, कभी अपने आप को सुधारने का प्रयास नहीं करते। हम चाहते हैं लोग यज्ञ करें, क्यों बहनों? चाहती हो ना? पर बोले ये सामने वाली पड़ोसन कर ले। हम चाहते हैं लोग आर्य समाज के सत्संग में आए, पर भाई साहब हमारा परिवार नहीं, ये पड़ोसियों का परिवार आ जाए। हम कह दे भाई साहब आपकी पत्नी, आपके बच्चे कहाँ हैं? बोले बहन जी बहुत काम है घर पर। फिर कैसे यहाँ पर लोग आएंगे जब हम ही अपने परिवार को लेकर के नहीं चलते? सत्य बात कह रही हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा। एक एक आर्य समाजों में कई कई वर्ष हो गए हैं मुझे जाते हुए, पर मैंने उन प्रधानमंत्रियों के बोलो परिवारों को देखा ही नहीं है। ये तो सौभाग्यशाली है आप लोग कि ऐसे परिवार में ठहरने का, आने का अवसर मिलता है तो पता चलता है कितनी श्रद्धा है महिलाओं के अंदर, बहनों के अंदर। ये जो घर घर भोजन खिलाने की परंपरा है, ये उसी की ही संस्कृति है। पता चलता है कि प्रधान जी ऊपर से प्रधान है या घर से प्रधान है ना? ये परंपरा तभी तो बनी थी। आइए अपने अंदर भी झांक करके चले, वरना हमारी स्थिति क्या होगी। हम दूसरों को बाद में देखेंगे। यहाँ किसी मुसलमान की, सिख की, ईसाई की बात मत करो। आइए किसी पौराणिक की बात मत करे, पहले अपने आप को झांक कर के चले, वरना पंडित शोभाराम प्रेमी जी का वो मंतव्य जो दर्द के साथ उन्होंने कहा था कहीं पूरा ना हो जाए। क्यों? कैसी स्थिति है, एक भजन के माध्यम से रखते हुए चलो।
हो नग में सुना कर तुम्हें क्या रिझाए। बोले बहन जी आपसे पहले एक भजनोपदेशक आए थे, बहुत सुंदर गाते थे। अच्छा, तो फिर मैंने अपने अंदर विचार किया मैं उससे अच्छा गाऊंगी और बहा दिया पसीना मंच पर। आपने कहा जी बहुत अच्छा, आपने तो उनको फेल कर दिया। बस यहीं तक तो नहीं हो रहा है प्रचार। इसीलिए कहा हमारे नगमों में इतनी ताकत नहीं जो हम आपको रिझा सके, क्योंकि यार ये समाज के मंच पर रिझाने का काम नहीं होता। इसीलिए लिखा है क्या, हो नग में सुना कर तुम्हें क्या रिझाए। ऋषियों के देश में क्या हो रहा है, कटती है गायें नग में सुना कर तुम्हें क्या रिझाए। ये नग में सुना कर तुम्हें क्या रिझाए। ऋषियों के देश में कटती है गायें ये नग में सुना कर तुम्हें क्या रिझाए। नग में सुना कर तुम्हें क्या रिझाए। देश की संस्कृति को सीखने के लिए विदेशों से लोग आते रहे, आज वर्तमान में देखो। और आर्यों मैं कहूँगी कहीं ना कहीं दोष हमारा रह गया। क्यों, तो सुनिएगा क्या कह दिया। बांध करके पैरों को चलाते कटारी, तड़प तड़प गऊ माँ ये मरती बेचारी। बांध करके पैरों को चलती कटारी, तड़प तड़प गऊ माँ ये मरती बेचारी। गऊ मांस खाकर ये दिल बहलाए, गऊ मांस खाकर ये दिल बहलाए। ऋषियों के देश में कटती है गायें नग में सुना कर तुम्हें क्या रिझाए। ला 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 हो बड़े बेरहम दिल हुए जा रहे हैं, बहुत खुश मिजाज गऊ खा रहे हैं। बड़े बेरहम दिल हुए जा रहे हैं, बहुत खुश मिजाजी गऊ खा रहे हैं। ये लज्जा न इनको बिल्कुल भी आए, ये लज्जा न इनको बिल्कुल भी आए। ऋषियों के देश में
ये नगमे सुना कर तुम्हें क्या रिझाए। भला ना सचिन होगा माँ के हत्यारों, भला ना सचिन होगा माँ के हत्यारों, जरा अपनी बुद्धि से कुछ तो विचारो। भला ना सचिन होगा माँ के हत्यारों, जरा अपनी बुद्धि से कुछ तो विचारो। घेरेगी आकर ये आपदाए, ये घेरेगी आकर ये आपदाए। ऋषियों के देश में कटती है गायें, ये नगमे सुना कर तुम्हें क्या रिझाएं। ये नगमे सुना कर तुम्हें क्या रिझाएं। ऋषियों के देश में कटती है गायें, ये नगमे सुना कर तुम्हें क्या रिझाएं। ये नगमे सुना कर तुम्हें क्या रिझाएं। ये नगमे सुना